गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जीके जीएस स्टडी चैनल विद अंकिता। और हम देख रहे हैं बीपीएससी एग्ज़ाम स्टेट पेपर 1 और 2 बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए जीके जीएस। तो सभी का स्वागत है। सभी से रिक्वेस्ट भी है, जो भी हमारे फ्रेंड नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, कमेंट करें और अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करें क्लास को। और हमने कवर किया है शिक्षण कला एवं दक्षता को भी, मतलब सीडीपी को भी, जो 30 नंबर के लिए पूछा जाता है स्टेट पेपर 1 और 2 में। तो यूथ कंपटीशन की बुक को सॉल्व किया है फ्रेंड, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखिए, 32 नंबर का क्वेश्चन है और हम क्या देख रहे हैं, भारत का भूगोल। ठीक है, विश्व के भूगोल को हमने कल कंप्लीट किया था, कल की वीडियोज़ में। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा आपको। चलिए देखिए, 32 नंबर का क्वेश्चन है। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? बागमती, घाघरा, गंडक, कमला। उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो फ्रेंड उपरोक्त में से कोई नहीं है, ठीक है, क्योंकि तेल नदी जो है ये महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी अन्य सहायक नदियों में जैसे शिवनाथ, जोग, खसंदो, ईव, मांड आदि है। ठीक है, और आप कमेंट कीजिए महानदी पर कौन सा डैम बना हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी कृष्णा, कावेरी, लूनी, नर्मदा, ताप्ती, दोनों या फिर बी। तो कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है फ्रेंड? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, क्योंकि गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी और महानदी कृष्णा, कावेरी, ठीक है, दोनों। लूनी से आप एलिमिनेट कर सकते थे आंसर को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 34 नंबर है। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सा उपनदी है? शंख, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, बराकर। उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है फ्रेंड? तो ऑप्शन ई इज़ राइट आंसर। देखते हैं कौन सी है। तो उत्तरी कोयल झारखंड में बहने वाली नदी है। ठीक है, एक सेकेंड, कहाँ चला आ रहा है? जी, तो देखिए, उत्तरी कोयल जो है ये झारखंड में बहने वाली एक नदी है, जो सोन नदी की एक सहायक नदी है। सोन नदी के दाहिने तट पर मिलती है। सोन नदी दक्षिणी भाग से गंगा नदी में मिलने वाली दूसरी सबसे पहली सहायक नदी है, जो पटना के पास गंगा में मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो अभी अभी आपने देखा कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे दोनों मिलती हैं, दोनों का संगम कहाँ पे होता है? बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा। तो फ्रेंड कहाँ पे होता है? पटना में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। निम्न में कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? फतेहपुर, भागलपुर, उत्तरकाशी या फिर कानपुर। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, उत्तरकाशी। निम्नलिखित में कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? मुंबई, दिल्ली, लेह या बेंगलुरु। तो निम्नलिखित में कौन सा सबसे सूखा स्थान है? तो लेह है फ्रेंड। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सबसे ऊंचाई पर है और यहाँ पे कम वर्षा होती है, तो यहाँ पे सबसे शुष्क जलवायु पाई जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे 38 नंबर। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता के कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता, उनकी समुद्र से दूरी, शिमला में बर्फबारी या फिर अमृतसर में प्रदूषण। तो अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? तो क्योंकि उनकी ऊंचाइयों में भी भिन्नता है। ठीक है, उनकी ऊंचाइयों में भी क्या है, अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए 39 नंबर। और सभी साथियों से, भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइए अगर आप पहली बार हैं, और अगर आप कंटिन्यू हैं तो लाइक शेयर
एक कमेंट तो बनता ही है आप सबकी का, ठीक है। 39 देखिए, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से, वापस होती मानसून से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, या फिर संवहनिक वर्षा। तो फ्रेंड, भारत की जो सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ठीक है। आप ऐसे याद कर लीजिए कि भारत किस दिशा में है, किस डायरेक्शन में है, तो दक्षिण में है, तो यहाँ पे कौन सा मानसून होगा, दक्षिण पश्चिम मानसून। नेक्स्ट देखिए, दुमटी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है, बालू कण, चिकना कण, पांसु कण, सभी प्रकार के कण। तो दुमटी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है फ्रेंड, तो ये सभी प्रकार के कण मिलते हैं, बालू भी होता है, पांसु भी होता है, चिकना भी होता है। पौधों का सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है, चिकनी मिट्टी में, पांसु मिट्टी में, बलुई में, या फिर लोम में। तो पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है, तो चिकनी मिट्टी में मिलता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है, ऊपरी गंगा नहर, त्रिवेणी नहर, शारदा नहर, या फिर पूर्वी यमुना नहर। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर फ्रेंड, त्रिवेणी नहर। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार से के क्षेत्र में सिंचाई होती है, तो त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी का मतलब समझ रहे हैं ना, तीन नहर, तीन नहर से, ठीक है। और ये देखिए, कूट वाला प्रश्न है, दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें और विपणन, ठीक है। तो फ्रेंड, इसमें सभी सही है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अच्छा, आप लोग कमेंट जरूर करते जाइए किस किस मित्र का, भाई बहन का कौन सा एग्ज़ाम है, ठीक है, कौन कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हैं आप लोग। निम्न में कौन सा एक कृषि उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है, कुशल सिंचाई, गुणवत्ता युक्त सिंचाई, कीटनाशकों का प्रयोग, उर्वरकों का प्रयोग, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो इसमें भी ऑप्शन ई राइट है। आइए देखते हैं क्यों, क्योंकि सभी विकल्प में दिए गए उपाय कृषि उत्पादक बढ़ाने के रास्ते हैं। भारत में 60 और 70 के दशक में बीज, खाद, सिंचाई, कीटनाशक, पादप संरक्षण तकनीकी के उत्पादन का विकास और प्रयोग में वृद्धि हुई है। इससे देश में हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ है, तो इसीलिए ऑप्शन डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से, या उपरोक्त सभी से। तो फ्रेंड, ऑप्शन डी राइट होगा, ठीक है, ऑप्शन डी राइट होगा। और हरित क्रांति के जनक कौन है, ठीक है, इसका आप एक बार देख लीजिएगा। तो MS स्वामीनाथन है फ्रेंड, ठीक है। 2000 में केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय नीति की घोषणा की और इस नई नीति के तहत इंद्रधनुषीय क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र में सभी क्रांतिकारियों को शामिल किया गया है। अब जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति किससे है, पीली क्रांति, नीली क्रांति, ये सब आप लोगों को याद ही होगा, ठीक है। तो पीली क्रांति सरसों से है, नीली मत्स्य से है, ठीक है, आप देख लीजिएगा, वैसे अभी आगे मिलेगा तो हम दिखाएंगे आपको। देखिए, काली क्रांति का संबंध, ठीक है, काली क्रांति का संबंध किससे है, मत्स्य, कोयला, कच्चा तेल, या फिर सरसों। तो फ्रेंड, कच्चे तेल से है काली क्रांति। वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है और ये 2016 BPSC एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो आइए देख लिए आप डेटा, देखिए गुलाबी क्रांति किससे है, तो ये प्याज से है। नीली क्रांति किस उत्पादन से है, तो मत्स्य उत्पादन के लिए। हरित क्रांति में धान, गेहूँ, ये सब जो अनाज फसलें होती हैं आ जाती हैं। तो हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन के लिए। लाल क्रांति मांस से संबंधित है और टमाटर से, क्योंकि टमाटर भी लाल होता है ना। पीली क्रांति तिलहन यानी तेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है हरियाणा, पंजाब, बिहार, या फिर उत्तर प्रदेश। तो भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य फ्रेंड कौन है, उत्तर प्रदेश है। पहले कौन था, पहले तो पंजाब था, ठीक है, अभी लेकिन ये लेटेस्ट डेटा है, आप डेटा भी देख सकते हैं कब का है ये, क्योंकि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक गेहूं उत्पादन 3 राज्यों में क्रमशः रहा। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब तीसरे नंबर पर था। लेकिन अगर पहले, इससे पहले की बात, 2020-21 के पहले की अगर बात होती है तो पंजाब नंबर 1 पे था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, या फिर हरियाणा। तो उत्तर प्रदेश में ऑप्शन ए। नेक्स्ट है,
भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर पंजाब और हिमाचल प्रदेश। तो भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा होता है? तो फ्रेंड ये गन्ना संस्थान ही उत्तर प्रदेश में है, तो बिहार और उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन 50 नंबर का। भारत के निम्न राज्यों में किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा। तो फ्रेंड किसको कहा जाता है चीनी का कटोरा? तो ऑप्शन ए, ठीक है। तो देखिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्योंकि क्या, क्योंकि मतलब ये कि यहाँ पे गन्ना उत्पादन ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि ये गन्ना उत्पादक राज्य है और चीनी का भी सबसे बड़ा उत्पादक है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा उत्पादन चीनी का कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में ही होता है। और ये किस वर्ष का डेटा है तो आप देख सकते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। भारत एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है? हिमाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर या फिर मेघालय। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, जम्मू कश्मीर। अच्छा, जम्मू कश्मीर कैसा प्रदेश है? तो ये केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखेंगे। निम्न में नकदी फसल कौन सी नहीं है? जूट, मूंगफली, ज्वार, गन्ना, या उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड नकदी फसल, ठीक है, नकदी का मतलब समझते हैं आप? नकदी का फसल जो पैदा हुआ और आपने बेच के उसको पैसा ले लिया, इसे ही नकदी फसल कहते हैं। तो ऑप्शन सी होगा ज्वार, ठीक है, ज्वार। ज्वार जो है नकदी फसल नहीं है, ठीक है, बाकी सब नकदी फसल है। तो देख लीजिए आप। भारत की प्रमुख फसलें निम्न प्रकार हैं, आप देख सकते हैं, जैसे खाद्यान्य फसलें, चावल। मोटे अनाज में क्या आता है? मोटे अनाज में दलहन आ जाता है, चावल, गेहूँ। गैर खाद्यान्य फसलें क्या कहलाती हैं? नकदी फसलें कहलाती हैं, जैसे तिलहन। गैर खाद्यान्न में आती हैं तिलहन, मूंगफली, रेपीसीड, सरसों, रेशेदार कपास, जूट, मेस्ता। बागानी फसलें चाय, कॉफ़ी, रबड़, अन्य, गन्ना, तंबाकू और आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 नंबर का। भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क संपन्न हैं? बिहार और पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। बिहार और उड़ीसा, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ठीक है। भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क संपन्न हैं? तो मध्य प्रदेश और उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में लौह अयस्कों से बैलाडीला में किसका खनन होता है? बैलाडीला का नाम आपने सुना क्या? हेमेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट। तो फ्रेंड हेमेटाइट, ठीक है। लौह अयस्कों में बैलाडीला किसका खनन होता है? यहाँ पे क्या निकाला जाता है खनन करके? तो लौह अयस्क, ठीक है, हेमेटाइट। और ये कहाँ पे स्थित है? बैलाडीला कहाँ पे स्थित है? तो ये बैलाडीला जो है फ्रेंड, ये छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। और आपने देखा ही कि यहाँ पे क्या खनन किया जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं? झरिया, जमशेदपुर, रांची और लोहरदगा। तो झरिया कहाँ पे है फ्रेंड? झरिया कहाँ पे है? ये बिहार में है, ठीक है, बिहार में है। अच्छा, पहले बिहार का ही भाग था ना झारखंड, ठीक है, तो राइट है, बहरहाल अब अलग माना जाएगा। तो ये झरिया जो है क्षेत्र झारखंड के किस जिले में है? तो ये धनबाद जिले में स्थित है। देश में अधिकांश कोकिंग कोयला का भंडार यहीं पर स्थित है, जबकि जमशेदपुर किसके लिए है? तो ये तो स्टील कंपनी के लिए है ना, बॉक्साइट उत्पादन के लिए। आगे चलते हैं। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर फ्रेंड, झारखंड में। नेक्स्ट, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? थोरियम, रेशम, सोना, कोयला। तो फ्रेंड कोयला। और अगला क्वेश्चन भी कूट वाला है आपका। तो भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करना है। निम्न कोटि का कोयला संचलन बाधा, धुलाई संस्थानों की उपयोगिता क्षमता में कमी, या कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, कार्य संचालन कीमतें उपर्युक्त में से कौन सा सही है? तो फ्रेंड ऑप्शन बी राइट होगा। आइए देखते हैं बी क्या है। तो इसमें सारा का सारा राइट है, 1 2 3 4, ठीक है। निम्न कोटि का कोयला
एवं कोयला संचलन में बाधा, धुलाई संस्थानों के उपयोग की क्षमता में कमी, कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता और कार्य संचालन की कीमतें। तो ये चारों ऑप्शन करेक्ट हैं। और अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ पे है? बॉम्बे हाई महाराष्ट्र, अंकलेश्वर गुजरात, नौगांव गुजरात या डिगबोई? तो डिगबोई आपने सुना होगा। डिगबोई कहाँ पे है? ये असम में है। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था? 1950 से 60, 1930 से 40, 1990 से 2000, 1970 से 80। तो फ्रेंड 1970 और 1980 के दशक या दौरान में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में थी तो 300 किलोग्राम तेल के बराबर, 360 किलोग्राम तेल के बराबर, 243 किलोग्राम तेल के बराबर, 343 किलोग्राम तेल के बराबर। तो फ्रेंड ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 243 किलोग्राम तेल के बराबर भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत कब की गई थी? 1994 में। नेक्स्ट देखिए, निम्न राज्यों में कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर राजस्थान? तो फ्रेंड ऑप्शन बी इज राइट आंसर, कर्नाटक, ठीक है। सिक्सटी 64 नंबर देखिए, टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? पटना, दरभंगा, धनबाद या फिर टाटानगर? तो टिस्को संयंत्र फ्रेंड ये टाटानगर के नज़दीक स्थित है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? रेशम के लिए या फिर सीमेंट के लिए या फिर चमड़ा या जूट के लिए? ठीक है, तो बिहार में डालमिया नगर है फ्रेंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में तांबा उद्योग स्थापित है? तारापुर, टीटागढ़, रांची या फिर खेतड़ी? तो निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है फ्रेंड? तो ये खेतड़ी में। और खेतड़ी सुना है क्या आपने? ये राजस्थान में एक वृक्ष है खेतड़ी, और ये बहुत ही छायादार वृक्ष होता है, ठीक है। तो खेतड़ी राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तांबा की खदानें पाई जाती हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड अधीन यहाँ कॉपर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जबकि तारापुर परमाणु ऊर्जा और टीटागढ़ में कागज उद्योग और रांची में इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान राज्य में खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अभी आपने देखा ये तांबा खनन के लिए है। ऑप्शन ए। और अगला क्वेश्चन देखिए, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में बना हुआ है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो महानगरों को जोड़ने वाला रेल मार्ग, प्रमुख वायु मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजना, स्वर्ण व्यापार मार्ग, उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, स्वर्ण व्यापार का मार्ग, ठीक है। आगे देखेंगे 69 नंबर का क्वेश्चन, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से, राजकीय राजमार्ग से, जिला मार्ग से या फिर ग्रामीण सड़कों से? तो फ्रेंड ऑप्शन ए, राष्ट्रीय राजमार्ग से। अगला देखेंगे 70 नंबर, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? अटल टनल सुना है? झांसकर, पश्चिमी पीर पंजाल, लद्दाख या फिर पूर्वी पीर पंजाल? तो ऑप्शन डी, पूर्वी पीर पंजाल। तो 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। यह पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है। इसका निर्माण सीमा के सड़क संगठन द्वारा किया गया है तथा यहाँ भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की आधारशिला रखी और 3 अक्टूबर 1920 को रोहतांग हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस टनल का नाम क्या रखा है? अटल टनल का उद्घाटन किया था, ठीक है। और अटल टनल नाम भी रखा था इन्होंने। आगे देखेंगे अटल बिहारी के नाम पर। निम्नलिखित में या निम्नांकित में नंबर की राजधानी ट्रेनों में कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? तो देखिए 12,429 बंगलुरु सिटी जंक्शन, 12,431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल, 12,433 चेन्नई सेंट्रल
12,435 डिब्रूगढ़ टाउन। तो फ्रेंड त्रिवेंद्रम सेंट्रल, ठीक है, 12,431। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया? 1988 में, 1987 में, 1989 में या फिर 1986 में? तो फ्रेंड कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ 1986 में किया। अगला क्वेश्चन है, पाट अंचल अवस्थित है बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या फिर मेघालय में? तो पाट अंचल फ्रेंड कहाँ पे स्थित है? ये झारखंड में अवस्थित है। और अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, झुमरी तलैया किस राज्य में स्थित है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल? तो झुमरी तलैया फ्रेंड झारखंड में स्थित है। और झारखंड के किस राज्य में स्थित है, किस जिले में स्थित है? तो ये झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में स्थित है। पहले यह अविभाजित बिहार में स्थित था, मतलब जब इसका विभाजन नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। तो 3-4-1-2 पहले नंबर पे है मध्य प्रदेश, ठीक है, क्षेत्रफल के मामले में। उसके बाद है फ्रेंड उत्तर प्रदेश, उसके बाद है आपका आंध्र प्रदेश और सबसे लास्ट में है बिहार, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा है? लेह, कच्छ, जैसलमेर या फिर बाड़मेर? उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक? तो फ्रेंड कच्छ। कच्छ का मतलब क्या? कच्छ का रण कहाँ पे है? राजस्थान में है। कच्छ तो गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में, राजस्थान में नहीं। तो आप देख सकते हैं लेह लद्दाख का क्षेत्रफल कितना है, गुजरात का कितना है, कच्छ का रण गुजरात में है फ्रेंड, जैसलमेर राजस्थान में, बाड़मेर भी राजस्थान में है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल वाला वर्ग किलोमीटर वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिला है तो वो है कच्छ का रण गुजरात। नेक्स्ट है, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों में केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? 6, 7, 8, 9? तो फ्रेंड 7 राज्य। तो 7 राज्यों से कुल सीमाएं मिलती हैं इसकी, ठीक है, घिरा हुआ का मतलब लगती हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जिनकी सीमाएं असम राज्य की सीमाएं से मिलती हैं वे हैं पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। और इसके अतिरिक्त असम राज्य की सीमाएं 2 देशों से और लगती हैं जो कि भूटान और बांग्लादेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गद्दी लोक निवासी है मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर मेघालय? तो गद्दी लोक निवासी है फ्रेंड हिमाचल प्रदेश, और गद्दी एक जनजाति भी है, ठीक है। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश की क्या है? निवासी है, यानी निवास करती है वहाँ पे। बोडो निवासी हैं फ्रेंड, बोडो निवासी कहाँ के हैं? तो गारो पहाड़ी, संथाल परगना के, अमेजिन बेसिन के या फिर मध्य प्रदेश के? तो बोडो भी क्या है? ये भी एक जनजाति है और ये निर्जातीय बहुभाषीय समुदाय है जो भारत के उत्तर पूर्व की गारो पहाड़ियों में पाया जाता है। गारो खासी जनजातियाँ कहाँ पे पाई जाती है? मेघालय में, ठीक है। तो गारो जनजाति है, कहाँ की है ये? असम की, मणिपुर की है या फिर फ्रेंड एक सेकेंड, गारो जो जनजाति है कहाँ की है, ठीक है, मिजोरम या फिर मेघालय की? तो इस प्रश्न के अनुसार तो फ्रेंड तीनों राज्यों में पाई जाती है, ठीक है। गारो जनजाति तीनों राज्यों में पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन में कोई भी करेक्ट नहीं होगा क्योंकि सभी में पाई जाती है। अगर सभी कहीं किसी ऑप्शन में होता तो सारा राइट होता। तो 2011 की जनगणना के अनुसार गारो जनजाति मेघालय, असम, मिजोरम तीनों राज्यों में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग बताना है। तो 6000, 600, 800 या फिर 100? तो फ्रेंड 6000 मीटर तक होती है गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी बताना है। वाह नदी महानदी है, गोदावरी, गंगा या फिर नर्मदा? तो फ्रेंड गंगा है। तो आप देख सकते हैं
कौन सी नदी कितनी मीटर लंबी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है वाराणसी, पटना, कानपुर या फिर इलाहाबाद। तो गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर जो है वो कानपुर है फ्रेंड। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन है, तिब्बत मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंधु या उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड सभी होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो आप देख लीजिए, ब्रह्मपुत्र तिब्बत मानसरोवर के निकट कहाँ पे है ये, तो चेमा युंग दुंग हिमनद से, ठीक है। और सतलज नदी ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास राकस ताल से निकलती है, ठीक है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो ये मानसरोवर झील के निकट से निकलती है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है, गोदावरी, महानदी, कृष्णा या फिर ब्रह्मपुत्र। तो मानस नदी फ्रेंड ये ब्रह्मपुत्र की उपनदी है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन बहुत बड़ा सा है, देख लीजिए आप। तो निम्नलिखित में तुलना के आधार पर हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करना है। तो अधिकांश हिमालय नदियाँ बारहमासी हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीप नदियाँ वर्ष भर निर्भर हैं। हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनती है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो फ्रेंड ऑप्शन ए और बी, ठीक है। 1 और 2 सही होगा, तो ये ऑप्शन ए में है, क्योंकि अधिकांश नदियाँ जो है हिमालयी नदियाँ क्या होती हैं वो बारहमासी होती हैं, और जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होती हैं वो वर्षा पर निर्भर होती हैं। तो बिल्कुल राइट बात है ना, राइट है कि नहीं। और हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है, तो ऑप्शन ए और बी, ठीक है, 1 और 2। नेक्स्ट देखिए, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, नर्मदा, सोन, गोदावरी, कावेरी। तो भ्रंश द्रोण से होकर बहती है फ्रेंड कौन सी नदी, नर्मदा। नर्मदा, विंध्य एवं सतपुड़ा भ्रंश द्रोण घाटी से होकर बहती हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती, राप्ती, ठीक है। तो पहला दूसरा सही है फ्रेंड, नर्मदा, ताप्ती, ऑप्शन ए और 2 जिसमें होगा सही होगा, तो ऑप्शन पहला ही करेक्ट है। आगे देखेंगे, कावेरी नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है फ्रेंड, ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। नेक्स्ट देखिए, सोन नर्मदा महानदी निकलती है, कहाँ से निकलती है ये, पलामू पहाड़ से, अमरकंटक या फिर पूर्वी घाट से या फिर अरावली से। तो फ्रेंड इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, जबकि नर्मदा जो है सोन है और नर्मदा नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, मतलब दोनों का उद्गम अमरकंटक से होता है, और जबकि महानदी धमतरी के सिहवा पहाड़ी से निकलती है। तो इसमें तो सोन और नर्मदा तथा महानदी निकलती है, तीनों को बताना है, तो इसमें ऑप्शन ही गलत दे दिया है, क्योंकि सोन और नर्मदा जो है ये कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है, और जबकि महानदी कहाँ से निकल रही है, तो ये धमतरी के सिहावा पहाड़ी से निकल रही है, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन राइट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, दामोदर नदी निकलती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तिब्बत से, छोटा नागपुर के पठार से, नैनीताल के पास से और सोमेश्वर पहाड़ी के पश्चिमी ढाल से। तो फ्रेंड ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। और इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 592 माफ़ कीजिए, तो 592 किलोमीटर ये लंबी है, ठीक है। दामोदर नदी की लंबाई कितनी है, तो 592, और ये निकलती कहाँ से है, छोटा नागपुर की पहाड़ियों से निकलती है। और अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन भूबंधित नदी है, ताप्ती, कृष्णा, भूबंधित, ठीक है, भूम से बधी हुई, या फिर लूनी और नर्मदा। तो फ्रेंड ऑप्शन सी, ठीक है, लूनी नदी है, लूनी नदी है। लूनी नदी कहाँ से निकलती है ये, तो ये अजमेर के दक्षिणी पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है, और इसकी लंबाई कितनी है, तो 511 किलोमीटर, फिर से बार बार गलती हो रही है मुझे, तो 511 किलोमीटर तक प्रभावित होने के पश्चात कच्छ के रण दलदली क्षेत्र से विलुप्त हो जाती है। तो कच्छ के रण मतलब गुजरात में ये जाके विलुप्त हो जाती है दलदली क्षेत्रों में। दलदली का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, रामसर साइड की भूमि जो होती है दलदली है ना। अतः इसका संपर्क समुद्र से नहीं हो पाता, शेष सभी समुद्र से मिलने वाली नदियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन, सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी या फिर गंगा नदी। तो कोसी, क्या पूछा क्या है, नदी पथ परिवर्तन मतलब ये अपने रास्ते कटी फटी है, ठीक है, कटी फटी रेखा बनाती है ये कोसी नदी, और ये अपने मार्ग में परिवर्तन कर लेती है, जहाँ चाहती है वहाँ बहने लगती है तो इसीलिए इसे बिहार का कोश के रूप में जानते हैं, ठीक है। और अपनी भयंकर बाढ़ों के कारण ही ये मार्ग में बार बार परिवर्तन करती है, ठीक है। अगला देखिए 95 नंबर का क्वेश्चन है, दामोदर, कोयल, सुवर्ण रेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? दक्कन का पठार, सेंट्रल हाईलैंड, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदियाँ निम्नलिखित में से ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं। और दामोदर नदी कहाँ पे है? ये कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता में जाके मिल जाती है हुगली नदी में। और निकलती कहाँ से है? तो आपने देखा छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। आगे देखिए 96 नंबर, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन इंगित है जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन, मध्य एशिया की ठंडी हवा, तापमान की एक समानता, ठीक है, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन इंगित करता है फ्रेंड स्थल तथा समुद्र का विभेदन तापन, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या फिर उड़ीसा। तो निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है फ्रेंड? तो ये तमिलनाडु में मिलती है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन है, चेरापूंजी अवस्थित है असम में, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। तो ये मेघालय राज्य में स्थित है और ये सबसे वर्षा वाला भी स्थान है ना। तो आइए मिलान करना है, ठीक है, कूट वाला प्रश्न है। तो देखिए बाढ़ सबसे ज़्यादा कहाँ पे आता है, ठीक है, बाढ़ तो आप जानते हैं बाढ़ जो बिहार में भी आता है। तो ऑप्शन आप उत्तर प्रदेश बिहार लगा सकते हैं। तो ए का 3, ठीक है, तो दोनों में है और 2 ऑप्शन पीछे भी होंगे। चलो पहले इन्हीं दोनों में मिलाते हैं। भूकंप कहाँ पे आता है? तो फ्रेंड भूकंप हिमालय के गिरिपात क्षेत्र में देखा जाता है। सूखा वाला स्थान कौन सा है? तो सूखा वाला स्थान मध्य पूर्वी भारत है। और चक्रवात आपको पता ही है, चक्रवात सबसे ज़्यादा कहाँ पे आता है? तो उड़ीसा में आता है, ठीक है। चक्रवाती प्रदेश कौन सा है? तो झारखंड तथा उड़ीसा। तो 3142 ऑप्शन बी में ही है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर है, ठीक है। एक बार फिर से देखेंगे क्या? तो आइए हम पूरा दिखा देते हैं आपको डेटा ही। चलिए यहाँ पे नहीं दिया तो हम एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो बाढ़ से प्रभावित प्रदेश है फ्रेंड, तो उत्तर प्रदेश है और बिहार है। भूकंप के गिरिपात हिमालय का गिरिपात क्षेत्र है। सूखा मध्य पूर्वी भारत में है और चक्रवात झारखंड और उत्तरी उड़ीसा है, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए फ्रेंड। और चलिए 145 पेज हमने देख लिए, तो 146 पेज से कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही साथियों, अब मिलते हैं कल आपसे। और आप लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर जाइए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर नहीं किया है। तो थैंक यू माय डियर फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल, थैंक यू अगेन।